आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इन दिनों आप कई ऐसी कहानियां सुन रहे होंगे जो आपदा को अवसर में बदलने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब एक कहानी ऐसी आई है, दरअसल एक अभियान ऐसा शुरू किया गया है जो प्लास्टिक और कोरोना दोनों के साथ लड़ेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। कैंपेन का नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। आप अपने घर से किसी भी तरह का प्लास्टिक लाइए, उसे जमा करवाइए और बदले में मास्क पाइए। कमाल का अभियान है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, आज का कोरोना कवरेज लेकर। हम यहाँ कोरोना से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट से आपको अपडेट करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर जिस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है उसको लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां की जा रही है। फिर बात करेंगे कि डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे कोरोना सरवाइव नहीं कर सकता। और फिर एक रिपोर्ट के जरिए जानेंगे कि पैंडेमिक टाइम में स्टोर्स के अंदर शॉपिंग करना आखिर कितना सेफ है। और एक ऐसे सर्वाइवर से मुलाकात जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन टेस्ट कराने के बाद पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। ये सब बातें होंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कोरोना से जुड़ी अपडेट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36,604 नए केस सामने आए हैं, जबकि 501 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट टेस्टिंग लैब के लिए कोरोना की नई टेस्टिंग दरें लागू की गई है। नई दरों के तहत यूपी में 700 रुपये में कोरोना का RT-PCR टेस्ट किया जा सकेगा, वहीं बिहार में 800 रुपये कीमत तय की गई है। मास्क पहनने को लेकर सभी राज्य सख्ती बरत रहे हैं। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है, मगर इस बीच गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना केंद्र यानी कोविड केयर सेंटर पर सामुदायिक सेवा करनी होगी। जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से अब तक 22.8%, आंध्र प्रदेश में 19.3%, केरल में 17.8%, कर्नाटक में 16.9%, तमिलनाडु में 15.9% लोगों के टेस्ट हुए हैं। 8 राज्यों में नेशनल एवरेज से भी कम टेस्टिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल है। भोपाल में 21 नवंबर से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकला जा सकता है, लेकिन केस घटने की जगह बढ़ गए हैं। हर दिन यहाँ 300 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जबकि उससे पहले ये आंकड़ा 240 से कम था। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू लगने के बाद संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी दुगना हो गया है। टेक्सास और कैलिफोर्निया के बाद फ्लोरिडा तीसरा ऐसा राज्य हो गया है जहां संक्रमितों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हिमाचल के इतिहास में पहली बार विधानसभा का विंटर सेशन रद्द कर दिया गया है। यह सेशन 7 से 11 दिसंबर तक किया जाना था। सबसे पहले आज आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। वैसे कोरोना के आंकड़े हर राज्यों में ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरी लहर का असर अब दिखने लगा है। केसेस में बढ़ोतरी वैसे ही हो रही है जो शुरुआती दिनों में देखने को मिल रही थी। कंट्रोल के लिए यहाँ तेजी से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। वहीं जिस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरीके की तैयारियां की हैं, खासकर वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर आज तक के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट की है। उनसे बात की हमारे साथी शुभम तिवारी ने। रवीश, सबसे पहले तुम यही जानना चाहेंगे कि भोपाल में कोविड वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं और अभी उसके क्या अपडेट हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, उन जगहों के, उन
इंस्टीट्यूशंस के जहां पे वैक्सीन बन रही है। तो ऐसे में अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या जल्द ही वैक्सीन अब देश में आने वाली है कोरोना के लिए, और इसीलिए अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी तो तैयारी अभी से करनी इसलिए जरूरी है ताकि उसका बार बार चेकअप भी हो जाएगा और मेंटेनेंस अगर कहीं पर जरूरत महसूस होगी तो वो भी किया जा सकेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के, डॉक्टर संतोष शुक्ला, जब उन्होंने हमसे बात की, आज तक से विशेष बातचीत की, तो उन्होंने तमाम जानकारी दी कि कैसे ये वैक्सीन जब एयरपोर्ट पे उतरेगी या रेलवे स्टेशन पे आएगी तो वहां से जो मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, यहाँ पे जो स्टेट वैक्सीन स्टोर्स हैं, यहीं पे सबसे पहले ये वैक्सीन पहुंचेगी। और इसके बाद 3 अलग अलग संभाग, जिसमें उज्जैन, रीवा और सागर शामिल हैं, इनके स्टोर्स पर भी इन वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 7 संभाग है मध्य प्रदेश के, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सागर, उज्जैन और रीवा, इन 7 संभागों के जो वैक्सीन स्टोर्स है, यहाँ पे इन वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होगी, वो ये होगी कि अब संभाग स्तर से उस वैक्सीन को ले जाया जाएगा जिला स्तर पर, और जिला स्तर से उस वैक्सीन को ले जाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे। और इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा राज्य है, फैला हुआ राज्य है, 51 जिले हैं यहाँ पे, और इसीलिए ये एक जटिल प्रक्रिया रहेगी वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसके स्टोरेज तक की। ट्रांसपोर्टेशन जब हो जाएगा तो इसके लिए, जैसे कि हमने पहले बताया, 58 रेफ्रिजरेटेड वैन मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं। इसके अलावा 2500 डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर। इनकी खासियत ये होगी कि क्योंकि देश में इस बात की तैयारी चल रही है कि देश में बना हुआ वैक्सीन ही लगाया जाएगा लोगों को या विदेशों से वैक्सीन आएगी, तो दोनों तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश में की गई है। अगर कोई देशी कंपनी वैक्सीन बनाती है तो उसके स्टोरेज के लिए जो डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर लाए गए हैं वो 2 से लेके 8 डिग्री तक के तापमान में वैक्सीन को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन विदेशों से भी यदि वैक्सीन आती है तो क्योंकि वो ज्यादा निचले तापमान पर उसे रखना होता है, तो उसके लिए तकरीबन -20 डिग्री तक के रेफ्रिजरेटर्स जो है वो तैयार किए गए हैं। बाकायदा इनकी ऑनलाइन निगरानी हो रही है और सरकार ने इन जो वैक्सीन स्टोर्स हैं यहाँ पे खास तैयारियां की हैं, क्योंकि बिजली आपूर्ति जो है निर्बाध बनी रहे, उसकी बिजली ना जाए, तो जनरेटर लगा दिए गए हैं। जहां पे जनरेटर पहले से लगे हुए थे उनका मेंटेनेंस पूरा कर दिया गया है और 24 घंटे सतत निगरानी हो रही है उन तमाम वैक्सीन स्टोर्स की जहां पर कोरोना की वैक्सीन आएगी और उसके बाद उसे स्टोर किया जाएगा आगे निचले स्तर पर भेजने के लिए, लोगों को लगाने के लिए। ठीक है, ये तो आपने बताया। आपने कहा भी कि राज्य काफी बड़ा है, 7.5 करोड़ आबादी भी वहाँ की है। तो एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत में किन लोगों को वैक्सीन लगाने की स्थिति बन पा रही है और क्या कुछ इसको लेकर डाटाबेस सरकार के पास उपलब्ध है? जी बिल्कुल, डाटाबेस सरकार ने तैयार कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो डाटाबेस तैयार किया गया है उसमें लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेन करना जरूरी था और इसलिए 23,000 जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। कोरोना का काल चल रहा है, एक साथ ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे, तो किसी को जूम मीटिंग के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो फिजिकली भी बुला करके ट्रेनिंग दी गई है और इस तरीके से 23,000 स्वास्थ्य कर्मी तैयार हैं जब भी वैक्सीन आएगी कोरोना का टीका लगाने के लिए। रही बात किनको पहले लगाया जाएगा या फिर कितनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा अभियान कैसे चलेगा, तो आपको बताएं कि जो डाटाबेस तैयार किया है सरकार ने उसके मुताबिक प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्र के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको मिलाकर के 4 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा तैयार कर लिया गया है जिन्हें सबसे पहले कोरोना का ये वैक्सीन लगाया जाएगा। और इसके बाद जो हाई रिस्क श्रेणी के लोग हैं, यानी जिन्हें किसी तरीके की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, डायबिटीज के हों मरीज या फिर कैंसर के मरीज हों या फिर किसी अन्य गंभीर बीमारी के मरीज हों या फिर जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, ऐसे तमाम लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों के बाद जो है तुरंत टीका लगाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ये डाटाबेस भी सरकार अब बना रही है। अभी सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार हुआ है और इस बीच में आपको बता दें कि ये जो बड़ी जो चीजें हैं निकल के सामने आई हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ इन हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत जो है वो टीकाकरण अभियान में काफी अग्रणी रहा है, पल्स पोलियो का टीकाकरण अभियान जो है जिसको दुनिया में सराहा भी जाता है, इसलिए जो विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के मध्य प्रदेश के, उसका कहना है कि भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं होगी, बहुत ज्यादा जटिल नहीं होगा इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना, क्योंकि उसे पुराना अनुभव है और इसीलिए जब कभी भी कोरोना की वैक्सीन आएगी
तो तैयारी इस बात की है कि वो बड़े से बड़े संख्या में वैक्सीन पहुंचे, डोज ज्यादा हो उसके, ताकि वो जैसे ही आए उसे तुरंत लोगों को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो ये थे आज तक के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। कोरोना के इस दौर में कई तरह के खाने और पीने की चीज़ों पर जोर दिया जाता रहा है। ये खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये पिएंगे तो कोरोना से इन्फेक्ट होने का रिस्क कम होगा, वगैरह वगैरह। अब एक रिसर्च आई है नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से और प्लांट साइंस नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुई है। ओवरऑल ये रिसर्च कहती है कि डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी और मस्कडिन ग्रेप्स में कोई ऐसा कंपाउंड है जो कोरोना के एक एंजाइम को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कोरोना ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। अब जानना ये दिलचस्प होगा कि ये कंपाउंड क्या है जो इन तीनों खाने पीने की चीज़ों में होता है। इसके लिए हमारी सहयोगी साक्षी ने बात की एम्स हॉस्पिटल में डाइटिशियन शिवानी बैजल से। शिवानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कई सारी स्टडीज का मानना है कि ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कोरोना वायरस के एंजाइम को ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं, तो क्या है वो कंपाउंड? एक्चुअली मेन प्रोटीएज एंजाइम होता है जो कि हमारे SARS-CoV-2 वायरस के बढ़ने के लिए जरूरी होता है। तो कुछ फूड आइटम्स जैसे जो आप रिसर्च अभी हुई है उसमें चॉकलेट एंड ग्रीन टी में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स जो कि मेन प्रोटीएज एंजाइम के फंक्शन को कम करते हैं, वो एक्चुअली डार्क चॉकलेट में जैसे ज़ैंथिन प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल कंपाउंड है और मेन प्रोटीएज एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करता है। इसी तरह से ग्रीन टी है, ग्रीन टी में मेजर कैटेकिन्स प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंपाउंड्स के रूप में, और ये मेन प्रोटीएज एंजाइम के फंक्शन को कुछ हद तक कम करते हैं, लगभग 50% तक कम कर देते हैं। इसकी वजह से इस कोविड वायरस के वर्किंग को इफेक्ट होता है, धरने को, इनके रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है। जी मैम, क्या डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी इसका सेवन हमें फिर रोज करना चाहिए या कोई डोज तय करें हम? अगर आप एज ए डाइटिशियन क्या बताना चाहेंगी? नहीं, रोज करने का, देखिए ये जो ज़ैंथिन प्रेजेंट है डार्क चॉकलेट में या ग्रीन टी में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं। उसके अलावा भी ज़ैंथिन टोमेटोज में होता है, टमाटर में होता है, हमारी जो अंगूर हैं उनमें प्रेजेंट होता है, किशमिश में होता है। तो ये चीज कहना गलत होगा कि एक चीज सबके लिए सही होगी। अगर मैं कहती हूँ डार्क चॉकलेट हर कोई ले सकता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति को बीपी की परेशानी है या उसको नींद आने में दिक्कत होती है तो बहुत ज्यादा इंटेक डार्क चॉकलेट का भी उनके लिए ठीक नहीं है। फिर भी एक स्टडीज के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, एक जो आपकी लिमिट जिसमें कि कोई परेशानी नहीं होगी, एक सेफ लिमिट, तो वो 30 ग्राम तक व्यक्ति ले सकता है डार्क चॉकलेट, और ग्रीन टी भी 1 से 2 कप तक पी जा सकती है। अगर कोई एक व्यक्ति इसका ज्यादा सेवन कर ले तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं इन दोनों चीजों के? साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि इनमें कैफीन प्रेजेंट होता है, जो कि अगर ज्यादा इंटेक आप ले रहे हैं कैफीन का तो वो पर्सन में नर्वसनेस के सिम्टम्स शो होते हैं, हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं। अगर आप उसको सोने से पहले ले रहे हैं तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा नींद आने में भी दिक्कत होगी। तो ये सारे एक्सेस ऑफ कैफीन के मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट दोनों में ही, इसलिए इनका अत्यधिक सेवन अच्छा नहीं है। तो क्या इसे बच्चों से बूढ़े तक को एक ही तरह से लेना चाहिए या कोई स्पेसिफाई इसका डोज आप बताएंगी? डोज इसकी यही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेफ लिमिट यही है कि आप 1 से 2 कप तक ले सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति। बच्चों के लिए आप इसके दूसरे सोर्सेज, क्योंकि मेन जो वर्क कर रहा है यहाँ पे वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वर्क कर रही हैं। इन फूड आइटम्स में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं वो चीजें इस कोविड-19 वायरस के फंक्शन को रोक रही हैं। तो दूसरी चीजें जैसे कि फल हो गए सीजन के, वो सारी चीजें हम बच्चों के लिए ले सकते हैं। और चॉकलेट तो जैसे जनरली बच्चे खाते ही हैं, तो आप 1-2 पीस जो चॉकलेट के हैं वो बच्चे ले सकते हैं। तो उस आधार पे ये नहीं है कि एक जो लिमिट है वो सबके लिए अप्लाई होगी, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के उसको क्या परेशानी है, उसके साथ में अगर कुछ और सिम्टम्स हैं तो हम उसको कितना तक बोल सकते हैं।
बट हाँ, इन टोटल मैं ये कह सकती हूँ कि हर तरह का खाना जो आपको खाने में डेली में, फल सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम वे में ही वर्क करेंगे। जी, तो इसे खाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी से कोई चीज की सलाह लेनी होगी अपने फिजिशियन से, या फिर हर तरह के लोग इसे ले सकते हैं एक स्टडी हाँ, एक नॉर्मल अमाउंट में हर तरह से व्यक्ति ले सकता है। बट यस, आपका ऑफ कोर्स अगर आपको कोई ज्यादा हेल्थ कंडीशंस अपनी है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो जरूर आपको सलाह लेनी चाहिए खाने से पहले कि आप कितना अमाउंट ले सकते हैं या आप ले भी सकते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवानी, आपने सही ही बताया कि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है, तो खूब खाइए, खूब पीजिए, कोई मनाही नहीं है, पर एक तय मात्रा में। और फिर डार्क चॉकलेट कौन खाना नहीं पसंद करेगा। चलिए अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आप अगर शॉपिंग करने में शौकीन हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। वेलकम बैक। अब बात जरा शॉपिंग वगैरह की। हम सभी को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं भले ही चीजों को ना खरीदूं, लेकिन मार्केट में जाकर सारी चीजों को देखना तो जरूर ही पसंद करती हूँ। लेकिन कोरोना ने जैसे हर चीज पर नजर लगाई है, वैसे ही इसे भी नहीं छोड़ा। वैसे तो आप मार्केट जाना अवॉइड ही कर रहे होंगे, लेकिन जरूरत का सामान तो खरीदने जाना ही होता है। लेकिन कभी कभी आपके मन में भी ये चलता होगा कि आखिर कितना सेफ है इस पैंडेमिक के दौरान शॉपिंग करना। जानना चाहेंगे? तो चलिए फिर सीधे आपको हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे के पास ले चलते हैं। ये आपको सब बताएंगे। हाँ प्रतीक, बताइए। जी बिल्कुल खुशबू, कोरोना ने हर चीज़ पर नज़र लगा दिया, आप सही कह रही थी अभी। और इसने न सिर्फ लोगों की जान ली है, बल्कि इसने हमारे जीवन जीने के सारे तौर तरीकों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, वर्क फ्रॉम होम, आइसोलेशन और इन जैसे ना जाने कितने शब्द अब हमारी बातचीत का हिस्सा हो गए हैं। कहीं भी जाने से पहले तनिक भी न सोचने वाला ये समाज अब इसे किससे मिलना है, कहाँ जाना है, सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मार्केट जाने से भी पहले दसियों बार सोचना पड़ता है। और इन्हीं सावधानियों से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। दरअसल यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में ये बताया है कि छुट्टियों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से खरीदारी करना कोरोना को बुलावा देने वाला फैसला हो सकता है। ऐसे में लोगों को कोरोना के खतरे से बचने के लिए इन पर्सन शॉपिंग, खासकर सुपरमार्केट जाने से बचना चाहिए। इसके बदले एजेंसी ने लोगों से ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कर्ब साइड पिकअप के जरिए खरीदारी करने का सुझाव दिया है। दरअसल कर्ब साइड पिकअप में वर्कर्स आपके कार तक सामान पहुंचा देते हैं, जो बाहर खुद मार्केट जाकर सामान लेने की तुलना में काफ़ी सुरक्षित हैं। इन सब के बावजूद भी अगर मार्केट जाना ही पड़े तो रिपोर्ट में ऑफ आवर्स में जाने की सलाह दी गई है, जब लोगों की संख्या कम हो। कम लोग होने के बावजूद भी मास्क और प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि रिटेलर्स और शॉपर्स अपनी तरफ से हर संभव बचाव अपना रहे हैं, मगर इससे खतरा बिल्कुल भी कम नहीं होता या खत्म नहीं हो जाता। एक चीज आपने भी गौर की होगी, किसी भी शॉप में दाखिल होने से पहले लोगों के टेम्परेचर मापने का चलन है, मगर इससे पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित हो जाने की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा भी संभव है कि संक्रमित व्यक्ति को बुखार न हो और वो भी कोरोना फैला सकता है। इसके अलावा भी दुकानदार और ग्राहक के बीच लगा प्लास्टिक बैरियर भी कोरोना के ड्रॉपलेट से बचाव में खुद बहुत हद तक कारगर नहीं है। ऐसे में इन दिनों बेहतर यही रहेगा कि आप घर रहें और ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा निर्भर हो जाएं, तो बहुत सही रहेगा। जी खुशबू। शुक्रिया प्रतीक। तो क्या समझे, रिस्क को कम करने के तरीके कई हैं, लेकिन जितना हो सके भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड कीजिए। और चलिए अब मुलाकात करवाते हैं आपकी एक कोरोना सर्वाइवर से,
नाम है हर्ष त्रिपाठी, जो कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कोरोना पॉजिटिव होने से लेकर नेगेटिव होने की कहानी। इनसे बात की है हमारी सहयोगी प्रगति ने। तो सर, सबसे पहले कांग्रेट्स कि आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हुए हैं। कोरोना को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू वेरी मच आपके गुड विशेस के लिए। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे घर में मेरी सिस्टर, जो मेरी बहन है, उनको सिम्टम्स थे कोविड के, चला गया था। तो इसी कारण हमने 1075 पे कॉल किया और उसके बाद हमारे घर पे आए टेस्टिंग टीम। हम सब ने भी टेस्ट करा लिया एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लेकिन नेक्स्ट डे 25 ऑफ सितंबर को, शायद 25 ऑफ अक्टूबर को हमारे घर पे जब रिजल्ट आया तो मेरी मम्मी और मैं भी पॉजिटिव निकले, जबकि हमें कोई सिम्टम नहीं था। तो ग्रेजुअली हमने फिर होम आइसोलेशन की डिमांड की और हमें मिला भी। उसके लिए उन्होंने चेक किया कि क्या आपके घर पे कितने रूम्स हैं, वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, 2 टॉयलेट्स हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की। हमने मेडिकल किट मंगाई और हमारा मेडिकेशन हुआ और 8th या 9th डे जाके हमारा रीटेस्ट हुआ और इनिशियली रैपिड एंटीजन टेस्ट में पहले हम नेगेटिव आए। उसके बाद अगले दिन जब RT-PCR की रिपोर्ट आई तब भी हम नेगेटिव आए। ओके, तो आपने दवाइयों में क्या क्या लिया था? दवाई में हमें तो जो डॉक्टर्स आते थे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि आप गर्म पानी और काढ़ा ज़्यादा लीजिए, लेकिन साथ में जो मेडिकल किट मिली थी उस किट में हमें दवाई मिली थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके अलावा आइवरमेक्टिन और एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट्स, और अगर फीवर आए तो पैरासीटामोल की टैबलेट्स। जी, और ठीक होने के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ठीक होने के बाद, क्योंकि हमें सिम्टम नहीं था, मेरी मम्मी और मुझे, तो एज सच ज़्यादा कोई दिक्कत या कुछ नहीं। हाँ, बस यही दिक्कत रहती कि क्योंकि 17 दिनों का आइसोलेशन रहता है तो दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर ऑन योर माइंड कि आप एक ही जगह पे बैठे रहो, कुछ करना नहीं है। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि वो आपको कुछ दें, और वही एक ही जगह बैठे रहने का मेंटल जो रहता है वही रहता है, बाकी और सच कुछ दिक्कत नहीं आती। तो उस वक्त आपकी देखभाल कौन कर रहा था? उस वक्त मेरी बड़ी दीदी हैं जो कस्तूरबा गांधी में टीचर हैं, तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो हमारी केयर टेकर वही बनी थी, तो उन्होंने ही देखभाल की थी। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी, दवाई से लेके खाना पीना सब कुछ वही। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज तक की पूरी टीम की ओर से बधाई। तो अब कोरोना कवरेज को आज यही विराम देते हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। और हाँ, कोरोना अब और घातक हो चला है तो कोई कोताही नहीं। समय समय पर हाथ धोना नहीं भूलना है, मास्क पहनना है और अपनों का ख्याल रखना है। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए आज तक रेडियो। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।